एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी की शिक्षा में। आज हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन का लास्ट पार्ट है। आज मैं सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगी। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं वो एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ लिया है हैबिट एंड हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, सेगमेंटेशन, सिमेट्री एंड प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटरोस्टोम्स। हमारे 4 टॉपिक बचते हैं, वो हैं बॉडी कैविटी मतलब सीलोम, हेमोसील, सिफेलाइजेशन, अपेंडेजेस। ये 4 टॉपिक हैं और ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फाइलम से। जैसे कि आप सबको पता है एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है और टीजीटी की डेट भी कभी भी अनाउंस हो सकती है। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और अच्छे से करते रहिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सीलोम से। पहला टॉपिक है सीलोम। सीलोम सुनते हैं तो कुछ आइडिया नहीं लगता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है, लेकिन इसका एक दूसरा नाम है बॉडी कैविटी, जिसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ कुछ कैविटी जैसा बॉडी में होता होगा, उसी को सीलोम कहते हैं। तो पढ़ते हैं आखिर ये होता क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक फिगर बनाया है एक ह्यूमन का, जिसमें एक बीच में एक एसोफेगस से होती हुई एक स्टमक है, स्टमक से होता हुआ नीचे छोटी आंत बनने वाली थी, पर वहाँ तक मैंने बनाया नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। बीच में आप देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो बॉडी वॉल है और जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके बीच में एक एक पेरिटोनियम है। एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर एक पेरिटोनियम है जिसको कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। मैंने नेमलिंग की है, आप देख सकते हैं। और जो बॉडी वॉल की कवरिंग है उसके आगे की एक लेयर है, उसे कहते हैं पैराइटल पेरिटोनियम। अब देखिए, विसरल पेरिटोनियम जो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर की कवरिंग है और पैराइटल पेरिटोनियम जो बॉडी वॉल की कवरिंग है, उसके बीच के भाग को जो स्पेस है उसको कहते हैं बॉडी कैविटी। इसी बॉडी कैविटी को कहते हैं सीलोम। देखिए मैंने क्या लिखा है, सीलोम इज स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल विच इज लाइंड ऑन ईदर साइड बाय मेसोडर्म। इस लास्ट लाइन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है, जैसे कि आपने 3 जर्म लेयर को मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये दोनों ही पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम दोनों ही मेसोडर्मल होनी चाहिए, तभी वहाँ पर ट्रू सीलोम होगा, अदरवाइज वहाँ पर सीलोम नहीं बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अर्थवर्म का फिगर है, इसमें क्या है, बॉडी सीलोम बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि इसमें भी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर कवरिंग है। अगर आप एस्केरिस का फिगर देखेंगे तो यहाँ सिर्फ बॉडी वॉल में ही पेरिटोनियम है, वहीं पर कवरिंग है, एलिमेंट्री कैनाल में नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सीडोसीलोम होती है। इन्हें सीडोसीलोमेट कहते हैं। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, सीलोम का मतलब सीलोम। फॉल्स बॉडी कैविटी जहाँ होगी उसी को कहते हैं सीडोसीलोमेट। इनकी यूटिलिटी भी पढ़ लेते हैं, इसका क्या यूज़ है। पहला है प्रोवाइड स्पेस फॉर प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के प्रेजेंस के लिए स्पेस प्रोवाइड कराने का काम होता है इनका। दूसरा है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये काम करते हैं। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं भाई? सीलोमिक फ्लूइड से करते हैं। आप देख सकते हैं एस्केरिस के फिगर में भी देख सकते हैं, अर्थवर्म में भी देख सकते हैं कि इसमें सीलोमिक फ्लूइड है और ये बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टेशन देते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, इन सम एनिमल्स सीलोमिक फ्लूइड एक्ट एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, जैसे कि अर्थवर्म। अब अर्थवर्म में कोई स्केलेटन तो होता नहीं है, ये डिगिंग कैसे करते हैं सॉइल की? जब वो देखते हैं ना कि एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऊपर मिट्टी ऊपर आ जाती है और वो नीचे चले जाते हैं, तो ये डिगिंग कैसे करते हैं जब इनमें स्केलेटन नहीं होता? ये इसी के थ्रू करते हैं। ये एक जगह मतलब एक जगह आकर बिल्कुल इकट्ठा हो जाते हैं और वही डिगिंग का काम करते हैं, इसीलिए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी कहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सीलोम। टाइप्स ऑफ सीलोम क्या होते हैं? ये कई प्रकार के होते हैं। पहला है एसीलोमेट, दूसरा है सीडोसीलोमेट एंड तीसरा है यूसीलोमेट। सबसे पहले हम प्रोसेस को देख लेते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद क्लीवेज हुआ। क्लीवेज में क्या होता है, एक स्पेसिफिक मोड ऑफ माइटोसिस होती है। इसमें साइज तो नहीं बढ़ता, लेकिन जो सेल होती है अंदर की वो डिवाइड होती है। तो आप देख सकते हैं साइज तो सेम है, लेकिन यहाँ पर एक सेल्स क्या है, डिवाइड हो चुकी है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन चुका है, इसे कहते हैं मारुला। मारुला के बाद आप देख सकते हैं कि जो भी सेल्स हैं वो साइड में आकर चिपक गई हैं और बीच में ब्लास्टोसील्स बन गई हैं और इन सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमियर। ये ब्लास्टुला स्टेज है। ब्लास्टुला स्टेज से आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि नीचे की तरफ से अगर हम प्रेस करते हैं तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ एक ग्रूव जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। आप आगे देखेंगे तो क्या हो रहा है, ब्लास्टोसील कम होता जा रहा है और एक अलग सा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ से प्रेस की वजह से बनता जा रहा है। और आप उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर 3 लेयर्स बन गई हैं। ग्रूव इतना ऊपर चला गया है कि अभी तक सिंगल लेयर डबल लेयर में ट्रांसफॉर्म हो गया है। पहली लेयर है एक्टोडर्म, जो सेकेंड लेयर है वो मीजोडर्म है और थर्ड लेयर एंडोडर्म है। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, मीजोडर्म तीनों लेयर में सबसे लास्ट में बनती है। ये भी सवाल आ सकता है एग्जाम में। तो ये 3 लेयर डेवलप हो गई हैं और ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर बन गया है। इसके अंदर जो कैविटी है वो एरेक्टेरॉन है, इसे प्रिमिटिव गट कहते हैं और इसके आगे का जो पोर है उसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। इसका ही अगर हम टीएस सेक्शन निकालेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। और ये वही ब्लास्टोपोर है जो प्रोटोस्टोम्स और डिट्रोस्टोम्स के टाइम में आपने पढ़ा था। इससे अगर माउथ बनता है तो ये प्रोटोस्टोम्स हो जाते हैं और अगर इसी से एनस या क्लोएका बनेगा तो डिट्रोस्टोम्स हो जाएंगे। आप कहोगे कि ये तो हमने उसमें पढ़ लिया है, तो अभी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब आगे देखिए, एसीलोमेट जो होते हैं उसमें सीलोम बन सकता था। यहाँ पर सीलोम बन सकता था, एक कैविटी बन सकती थी, लेकिन कैविटी बनी नहीं क्योंकि वहाँ पर मीजोडर्म ने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। इसीलिए ये एसीलोमेट्स होते हैं, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीस। सीडोसीलोमेट्स क्या होते हैं, अगर इसी प्रोसेस के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाए, जैसे कि एक जो मैंने पहला फिगर आपको बनाकर दिखाया है वो सेम डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो ऊपर बना हुआ था। अगर इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो वो कैसे चेंजेस आते हैं, जो सीडोसिलोमेट बना देते हैं। सीडोसिलोमेट्स में आप देख सकते हैं जो सेकेंड स्ट्रक्चर है उसमें एंडोडर्म और मीजोडर्म के बीच में कुछ कुछ बॉडी कैविटी बन रही है। यहाँ पर स्पेस बन रहे हैं, लेकिन ये स्पेस कंटिन्यूअस स्पेस नहीं होते हैं और ना ही ये दोनों लेयर्स मीजोडर्मल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक एंडोडर्म आ जाती है और एक मीजोडर्म आ जाती है। दोनों ही मीजोडर्मल होना चाहिए ना, इसीलिए इसे सीडोसिलोमेट्स कहते हैं। इसे रेमिनेंट ऑफ एम्ब्रियोनल ब्लास्टोसील भी कहते हैं, क्योंकि ये एम्ब्रियोनल ब्लास्टोसील का बचा हुआ भाग होता है, तभी तो वो बीच बीच में क्रिएट हो जाता है। इसका उदाहरण है एस्केलमेंथीस एस्कैरिस। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यूसिलोमेट्स की तरफ। यूसिलोमेट्स 2 टाइप के होते हैं, वो मैंने इन स्ट्रक्चर्स में आपको समझाया। ऊपर की तरफ देखिए, आपको 4 स्ट्रक्चर दिखेंगे, ये एक जैसे लग रहे हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है वही बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपने पहले पढ़ा था। 3 लेयर बन गई हैं और बीच में मीजोडर्म है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या चेंजेस होते हैं, जो यूसिलोमेट्स बन जाते हैं और वो भी 2 टाइप्स के। देखिए जो बी है, बी वाले स्ट्रक्चर पर फोकस कीजिए, वहाँ पर एक बॉडी कैविटी आपको दिख रही है जो कंप्लीट बॉडी कैविटी है, बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। उसका हम टीएस सेक्शन निकालेंगे तो नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर
कंप्लीट बॉडी कैविटी है और कोई भी ब्रेक नहीं है, दोनों साइड मेसोडर्मल लेयर है और वो ट्रू सीलोम शो कर रहे हैं। लेकिन इसके 2 टाइप बनते हैं, एक साइजोसीलोम और एक एंटेरोसीलोम। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं साइजोसीलोम क्या होते हैं। साइजोसीलोम, आप उस फिगर पर कंसंट्रेशन रखिए और देखिए इसमें क्या है जो डिफरेंट है। उसमें बीच बीच में कुछ पाउचेस बने हुए हैं, ब्लैंक पाउचेस, जो मेसोडर्मल लेयर में तो हैं, इनके चारों तरफ मेसोडर्म्स हैं, लेकिन बीच बीच में कैविटी बनी हुई है। इसे कहते हैं साइजोसिलोइक पाउच। ये साइजोसिलोइक पाउच की वजह से ही ये साइजोसिलोम कहलाते हैं। ये एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का में पाए जाते हैं। अगर आप दूसरी साइड में देखेंगे, बी फिगर के साइड में, सी फिगर में आप देखेंगे, वहाँ पर एक अलग सी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। एंडोडर्म से होता हुआ मेसोडर्म में एक्सटेंड करता हुआ एक पाउच बन रहा है, उसे कहते हैं एंटेरोसिलोइक पाउच। अब देखिए, जो एंडोडर्म है उससे क्या बनेगा, प्रिमिटिव गट बनेगी। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव गट से पाउच बनकर मेसोडर्म तक फैल जाते हैं। उनमें क्या होता है, वो एंटेरोसिलोम कहलाते हैं। ये एंटेरोसिलोम्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड एकाइनोडर्मेट्स। इनमें एंटेरोसिलोम पाई जाती है। एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन जब आपको मैंने करवाया था तब मैंने वहाँ पर ये मेंशन किया है, तो आप इसको दोबारा से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीमोसील। हीमोसील का मतलब होता है ब्लड कैविटी। हीम मतलब ब्लड, सील मतलब कैविटी। ये ऑर्थोपोडा और मोलस्का में पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, देखते हैं। आप नीचे की तरफ देखेंगे कॉकरोच का इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें आप उसके बीच में एक एलिमेंट्री कैनाल है, उसके ऊपर भी एक लेयर है मेसोडर्मल, और बॉडी वॉल पे भी एक लेयर है, वो भी मेसोडर्मल है। यहाँ ट्रू सीलोम है, लेकिन इसमें जब डेवलपमेंट होता है तो ये ट्रू सीलोम होता है वो सिर्फ इनके टेस्टिस में ही आकर उसकी चारों तरफ आकर रह जाता है और बाकी पूरी जगह ब्लड कैविटी बन जाती है। यही ब्लड कैविटी हीमोसील कहलाती है। ये ब्लड कैविटी आपको ऑर्थोपोडा और मोलस्का में ही मिलती है। इस ब्लड कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोसील के अंदर हीमोलिम्फ फ्लूइड होता है। तो याद रखिएगा, हीमोसील को रेड पेन से लिखा है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ हेड। अब हेड तो आप प्रोटोजोन्स में पढ़ा नहीं है आपने, हेड पोरीफेरेंस में हेड नहीं होता। आपने हाइड्रा वगैरह जब डायग्राम बनाया तो कभी हेड तो बनाया नहीं। हेड स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हेड की स्टार्टिंग होती है वैसे तो देखा जाए जो एक इनिशिएटिव है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लिया गया है। वहाँ पर हेड तो नहीं होता, लेकिन एक स्कॉलिक्स जैसी संरचना होती है जो हेड जैसी लगती है बट हेड नहीं होती है। लेकिन जो प्रॉपर एक हेड नेमिंग की जाती है वो ऑर्थोपोडा में सबसे पहले की जाती है। ऑर्थोपोडा के मेंबर्स में सबसे पहली बार हेड बनता है, इसे सिफिलाइजेशन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट और सबसे लास्ट टॉपिक है आज का, वो है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब होते हैं हाथ और पैर, जैसे कि मैंने लिखा है, लेकिन हाथ और पैर में बॉडी कैविटी नहीं होती है, याद रखिएगा। और ये सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी नहीं होते। अगर कभी किसी का हाथ कट जाए, कभी किसी का पैर कट जाए तो भी इंसान ज़िंदा रहता है। आप देखते हैं बंदरों में कई बार पूंछ कट जाती है, कुत्तों में भी कट जाती है, लेकिन वो ज़िंदा रहते हैं क्योंकि ये अपेंडेजेस हैं। इनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं और इनमें बॉडी कैविटी भी नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। आज हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन का लास्ट पार्ट पढ़ लिया है और आप शुरू करेंगे फाइलम से, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।